शाम के 4 बजते ही मनी 9 पर लाइव मैं आ जाती हूँ पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े टॉपिक्स के साथ। और मंगलवार का दिन हम डेडिकेटेड रखते हैं बीमा के नाम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में। वैसे अगर आपके पास एक बढ़िया हेल्थ कवर है तो शायद आप इस इंश्योरेंस के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ कवर तो है, फिर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, क्यों लें, कि एक एडिशनल बीमा लेकर क्या फ़ायदा होगा। तो आज इसी बात को समझते हैं कि क्यों आपको अपने रेगुलर हेल्थ कवर के साथ एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी लेना चाहिए और ये कैसे बुरे वक्त में आपका सहारा बन सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हेलो मनी 9 में जुड़ रहे हैं फिनकार्ड फाइनेंशियल प्लानर्स के को फाउंडर और साथ ही में डायरेक्टर रवि शर्मा। थैंक यू सो मच रवि जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज हम क्रिटिकल इलनेस कवर पर आपसे बात करेंगे, लेकिन आपसे बात करें उससे पहले मैं एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि आप कैसे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो या तो आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट से अगर जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में तो भेज सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने है 9311211874 पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल। ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में आप फेसबुक, ट्विटर जो भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी जाके हम तक सवाल पहुँचाइए। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र और शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको आपके सवालों को अच्छे से समझ सकें, हमारे एक्सपर्ट उसे ठीक से समझ के अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। इसी के साथ अब हम वापस रवि जी के पास चलते हैं। रवि, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इसे डिफाइन ही कीजिए, ये क्या होता है। अक्सर हम लोग इसे एक राइडर समझ लेते हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक स्टैंड अलोन इंश्योरेंस है, राइट? सो गुड इवनिंग प्रियंका जी एंड गुड इवनिंग ऑडियंस। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्रिटिकल इलनेस जनरली एक स्टैंडअलोन पॉलिसी की तरह ही काम करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे देश के अंदर पहली बात तो नॉर्मल इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन ही कम है। अगर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन या हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन वो सिंगल डिजिट में ही है, तो क्रिटिकल इलनेस तो उससे भी ऊपर अपग्रेडेड वर्जन है जो आपको हेल्प करता है आपके फाइनेंसेस को सिक्योर करने के लिए। तो मैं एक लाइनर में समझाना चाहूंगा कि क्रिटिकल इलनेस कैसे अलग है नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से। तो एक क्रिटिकल इलनेस जो है वो बेनिफिट पॉलिसी है, मतलब कि एक डिफाइंड गाइडलाइन है, डिफाइंड डिसीज है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले से बता के चलती है। अगर उनमें से कोई भी डिसीज ट्रिगर होती है और अगर मैं उस डिसीज की वजह से अगले 7 से 30 दिन, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग वेटिंग पीरियड है, सरवाइव करता हूं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा जो सम एश्योर्ड जो मैंने लिया था वो मुझे मेरे अकाउंट में पे कर देती है। इसके क्या बेनिफिट होंगे हम समझेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये एक बेनिफिट पॉलिसी है जो उस समय पे ट्रिगर होती है कि जब भी कोई डिसीज, डिफाइंड डिसीज अगर ट्रिगर होती है और मैं एक सर्टेन पीरियड तक सरवाइव करता हूं, तो मेरे को वो सम एश्योर्ड दे दिया जाता है मेरे अकाउंट में फॉर माय बेटर ट्रीटमेंट। ओके, सो यानी इसका रिश्ता हॉस्पिटलाइजेशन से नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में तो जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तब हमें उस कवर का फ़ायदा मिलता है, जो हॉस्पिटल के खर्चे वो उसका निपटारा होता है हेल्थ इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड से। तो क्रिटिकल इलनेस में आपके हॉस्पिटलाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, आपको डिटेक्ट हुई बीमारी और ये पैसे मिल जाएंगे। सो यस, तो जैसे कि हमने देखा जो भी पॉलिसीज इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, आपके कार इंश्योरेंस हो गए, इसमें इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है कि जो भी लॉसेस होंगे इंश्योरेंस कंपनी उतने ही अमाउंट के लॉसेस को कंपनसेट करेंगी, या फिर जो भी खर्चा होगा उस एसेट्स को वापस से रीबिल्ड करने में इंश्योरेंस कंपनी उतने अमाउंट के खर्चों को कंपनसेट करेंगे। वेयर एज क्रिटिकल इलनेस इज मोर लाइक जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर इवेंट कोई ट्रिगर हुआ है तो एक पूरा का पूरा कवर दे दिया जाएगा। इसमें चाहे आपने हॉस्पिटलाइजेशन हो, आपका खर्चा हुआ हो या ना हुआ हो, किसी भी तरीके के बिल्स वगैरह प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ एक प्रूफ ऑफ समेशन लगता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी, मान के चलिए उसमें हार्ट अटैक है, तो अगर हार्ट अटैक को प्रूफ करना पड़ता है कि हार्ट अटैक हुआ है और एक सर्टेन पीरियड तक उसने सरवाइव किया है। तो मान के चलिए दो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी को हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड इमीडिएटली या नेक्स्ट डे, then in that case critical illness company will not be liable to pay the sum assured। लेकिन अगर हार्ट अटैक के बाद एक सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट चलता है
वो ठीक होते हैं या नहीं होते हैं वो बात की बात है, लेकिन 7 से 30 दिन अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग वेटिंग पीरियड है। अगर वो वेटिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तब वो इंश्योरेंस कंपनी उतना सम अश्योर्ड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। डजंट मैटर कि वो खर्चा हुआ हो या ना हुआ हो। और ये पॉलिसी होल्डर को मिलता है और उनके नॉमिनी को तो नहीं मिलता होगा, ये पॉलिसी होल्डर को ही मिल जाते होंगे ये पैसे, राइट? तो जनरली क्या होता है कि जैसे इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये पॉलिसी होल्डर को ये पैसा दिया जाए जिससे वो अपने स्वास्थ्य को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सके। कोर ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल इलनेस को लेने का जो है वो यही रीजन है। ये कोई डेथ बेनिफिट नहीं है। डेथ बेनिफिट के लिए टर्म इंश्योरेंसेस होते हैं कि मुझे रहते रहते अगर कोई बीमारी हो गई है। क्रिटिकल इलनेस एक ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े खर्चों के साथ आती हैं, और सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही एक खर्चा नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये पॉलिसी हैंडी आती है कि ये कवर या ये पैसा मुझे मदद करेगा टू मेंटेन द सेम लिविंग स्टैंडर्ड विच आई वाज एंजॉयिंग प्री क्रिटिकल इलनेस टेन्योर। रवि जी, इससे पहले कि मैं ऑडियंसेस के सवाल लेना शुरू करूं, ये बता दीजिए कि इसका बोझ हमारी जेब पर कितना पड़ता है, प्रीमियम किस रेंज में रहता है और कवर किस साइज का मिलता है, कैसे डिसाइड करें? तो मार्केट में अभी चूंकि जैसे मैंने बोला कि ये कैटेगरी बहुत इवॉल्व नहीं हुई है, तो ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ से आने वाले 1 2 साल 3 सालों में ये कैटेगरी बहुत तेजी से इवॉल्व होगी। दुनिया भर में ये बहुत कॉमन कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल हम सिंगापुर की बात करते हैं, हांगकांग की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, इवन जापान। वहाँ जापान में तो इस तरीके की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज हैं कि वो आपको लॉस ऑफ कॉम्पनसेशन के साथ में आती है, कि मतलब जो भी आपकी सैलरीज है उसको भी वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। इस तरीके की पॉलिसी डिजाइन है। तो इंडिया में जो हाल फिलहाल आपके पास ऑप्शन है, आप दो तरीके से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ये बाय कर सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बाय करते हैं तो आपको ये पॉलिसी लेवल ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के साथ में आती है। मतलब आपके प्रीमियम जो है वो बढ़ेंगे नहीं, सेम रहेंगे थ्रू आउट द टर्म। तो उस केस में इनिशियल जब आपकी एज कम है तो आपको ये थोड़े से एक्सपेंसिव लगेंगे कंपेयर टू जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। बट ये 30 साल 20 साल 25 साल जो भी आप टेन्योर ऑप्ट कर रहे हैं वो सेम प्रीमियम के साथ आपको ऑफर करेंगे। तो इस केस के अंदर जो सबसे पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे एच डी एफ सी का कार्डियक केयर प्लान है, एच डी एफ सी का रिनाल केयर प्लान है, एंड इवन कैंसर केयर प्लान भी है। तो कैंसर केयर है तो सारे कैंसर रिलेटेड क्लेम्स कवर हो जाते हैं, कार्डियक है तो हार्ट रिलेटेड हो जाता है, रेनाल है तो किडनी रिलेटेड हो जाता है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इसमें काफी इवॉल्व हैं। उनके पास जिस तरीके के स्टैंड अलोन पॉलिसीज है वहां पर सभी तरीके के क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। तो ओके। चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, लंग्स रिलेटेड हो, लिवर रिलेटेड हो, कैंसर रिलेटेड हो, 30 32 जो भी ओवरऑल क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हैं वो सारी कवर्ड है। वहां पर सिर्फ ये होगा कि जैसे जैसे आपका एज चेंज होता जाएगा आपके प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर आज मेरी एज 30 साल है तो एक्स प्रीमियम रहेगा, 35 पे द प्रीमियम वुड बी डिफरेंट, 40 पे ओके। एक डिफरेंट आएगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में चेंज होते रहते हैं, वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है रिस्क टू गेटिंग क्रिटिकल इल विल गोस हाई। तो राइट। जनरल इंश्योरेंस में लेवल ऑफ प्रीमियम का प्रावधान नहीं है, तो वहां पर आपको महंगा पड़ता जाएगा। हालांकि अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करें ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। जैसे मैंने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया तो मेरे हिसाब से कुछ 20 लाख रुपए की पॉलिसी जो है मुश्किल से एक 35 साल वाले बंदे के लिए 10 से 15 हजार रुपए में आ जाएगी। ओके। वहीं अगर जनरल इंश्योरेंस में बात करते हैं तो मोरलेस ये सेम सेम ही आएगा, इतना ही आएगा। जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही एडिशनल एडवांटेज है कि आप क्रिटिकल इलनेस पूरी फैमिली का एक साथ ले सकते हैं, ओके। हस्बैंड वाइफ फाइन। दोनों, चलिए, विच कुछ नॉट बी सवाल भी अब अवेलेबल। लेकर आते हैं क्योंकि कुछ लोग फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। रवि जी, प्रकेत तिवारी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। नमस्ते प्रकेत, आप बताइए कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते प्रियंका जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरे परिवार में 3 लोग हैं, 3 लोगों का परिवार है हमारा, मैं, मेरी पत्नी और 8 साल का बच्चा बेटा। तो मैम 8 लाख के सम इंश्योर्ड का हेल्थ फ्लोटर प्लान है। मुझे ये जानना था कि क्या मुझे क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए? ये एक सवाल जो है रवि जी, कि अगर 8 लाख का सम इंश्योर्ड है, एक फ्लोटर प्लान है जिसमें फैमिली के 3 मेंबर्स और यंग फैमिली है, 8 साल का बच्चा है, वाइफ हस्बैंड है, क्या इन्हें क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए? और इस सवाल के साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी कि किन्हें लेना चाहिए क्रिटिकल इलनेस कवर फिर? देखिए प्रकेश जी, हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई एक होनी चाहिए या एक नहीं होनी चाहिए। आइडियली ये दोनों ही होनी चाहिए, है ना।
हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेक श्योर करता है कि जो भी मेरे खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त आए वो सारा कोई इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। इससे हमारे फाइनेंशियल बर्डन पे, फाइनेंशियल प्लानिंग पे बर्डन नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, है ना। पर्सपेक्टिव आप ये समझिए, उदाहरण के तौर पे जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो जनरली इसमें यू माइट बी द ओनली ब्रीड अर्नर इन द फैमिली, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन अर्निंग्स का आपकी तरफ से आता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस रहता है और मैं अपनी फैमिली में सबसे क्रिटिकल मेंबर हूँ अर्निंग्स और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूटर में, तो सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे नहीं होंगे। जो जॉब करने से मेरी अर्निंग्स आ रही थी, जो मुझे जो 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 मेरी ईएमआई चल रही थी, जो बच्चों की स्कूल की फीस जा रही थी, वो बंद नहीं होने वाली हैं। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ये मेक श्योर करता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या उसके बाद के जो खर्चे हैं वो आप इस सम एश्योर्ड से मैनेज कर सके। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कई बार क्या होता है जैसे क्रिटिकल इलनेस के बाद की जो रिकवरी होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत पैम्पर्ड होती हैं, स्पेशली जब आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं। आप इसको ऐसे देखिए कि आज मुझे कुछ हुआ, उसकी रिकवरी 6 महीने की है। आइडियली अच्छे से रिकवर होने के लिए हो सकता है कि मुझे 24 आवर्स की नर्स यूज लगानी पड़े, है ना। हो सकता है मुझे एक डेडिकेटेड डाइटिशियन चाहिए हो, एक हो सकता है मुझे एक डेडिकेटेड योगा ट्रेनर चाहिए हो, या हो सकता है मेरे को डेडिकेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, कोई कोर्स करना है जो हेल्प मेरे को रिकवर करने में बेहतर मदद करेगा। ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन में कवर नहीं होती। आपकी ईएमआई रहेंगी, बच्चों की फीस रहेगी। तो बीमारी को रिकवर होने का एक सर्टेन पीरियड है, उसके बाद ही लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाती है। उसके दौरान जो फाइनेंशियल बर्डन्स रहेंगे वो बियॉन्ड आपके हॉस्पिटल के खर्चों से ऊपर रहेंगे। उनको मैनेज करने के लिए ये क्रिटिकल इलनेस जैसे सम एश्योर्ड बहुत काम आते हैं और आपकी लाइफ की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में काम आते हैं। तो आपको लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू हम इस प्रायोरिटी को ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और आपकी अफोर्डेबिलिटी बने तो फिर आपको क्रिटिकल इलनेस ऐड करना चाहिए। आप पहले क्रिटिकल इलनेस नहीं लेंगे, पहले हेल्थ ही लेंगे। हेल्थ इज समथिंग मोस्ट प्रायोरिटी लाइन आइटम है टर्म इनकम रिप्लेसमेंट के लिए और फिर क्रिटिकल इलनेस के। आप इस प्रायोरिटी के हिसाब से जाइए, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जाइए, देन दिस विल हेल्प यू टू टेक अ बेटर चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। ठीक है, तो जो बताया है, अभी जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपके पास है, उसमें टिक लगाइए। आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी जेब बजट के अनुसार एक क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल इलनेस प्लान भी लेना ज़रूर चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। ये सवाल हमारे पास आया है गोपाल जी का रायबरेली से। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होल्डर बीमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट के हकदार होते हैं या नहीं? क्या उन्हें टैक्स छूट मिलेगी इसके तहत? जैसे एटीडी के तहत हम हेल्थ इंश्योरेंस का जब प्रीमियम भरते हैं रवि जी, तो हम टैक्स डिडक्शन लेते हैं, क्या इस पे भी मिलती है? ये भी एटीडी के अंदर कैलकुलेट होगा। तो इसमें जब भी आप लें तो आप एटीडी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है जिसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो क्रिटिकल इलनेस में आप वाइफ को प्रपोजल बना सकते हैं, तो टैक्स बेनिफिट उनकी बुक्स में क्लेम किया जा सकता है। तो ये स्मार्ट एक्शंस आप कर सकते हैं, बट बिल्कुल इसमें छूट मिलती है और ये सेक्शन एटीडी के अंदर ही आता है। ओके, सो एटीडी का बेनिफिट भी मिलेगा क्रिटिकल इलनेस के लिए जो भी आप प्रीमियम देंगे। और एक सवाल राहुल साहू का ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी क्या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है? तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक कवर्ड है पहले से ही। ओके, क्या ये अलग अलग कंपनियों की ये जो इलनेस की लिस्ट है रवि जी, वो भी अलग होती होगी, राइट? तो हम जिस कंपनी को चूज करें हमें ये लिस्ट देखनी चाहिए, राइट? दैट्स अ फर्स्ट फिल्टर एक्चुअली प्रियंका जी। तो पहला फिल्टर होगा कि आप कोई भी, जनरली क्या होता है हम लोग प्रीमियम देख के चीज़ों को डिसाइड करते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि आप पहले फीचर्स देखिए, फीचर्स को ये देखिए क्या वो आपके रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन लीजिए। तो जब भी आप क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो पहले आप देखें कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर्ड हो रही हैं, और उसके बाद आप प्रीमियम वेटिंग पीरियड पे जाइए, फिर तीसरा आप प्रीमियम पे जाइए, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो मान के चलिए कि अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है क्रिटिकल इलनेस, तो आप देखिए किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जैसे आज के टाइम पे कैंसर सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, तो आप एटलीस्ट कैंसर केयर ले लीजिए, एटलीस्ट कैंसर केयर, है ना।
कि वो कवर ले लिया। अगर आप पर पूरा आप क्या कवर नहीं सजेस्ट ले करते सकते हैं, हैं, एक बीमारी को कवर करने वाला क्रिटिकल इलनेस ले या फिर मल्टीपल बीमारियों को कवर करने वाला एक प्लान लेना चाहिए? प्रेफरेंस तो मल्टीपल की है, लेकिन कई बार प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है। ओके। तो फिर आप ये करने की कोशिश करते हैं कि भाई एटलीस्ट अगर 32 बीमारीज की एक्स प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें 70-80% प्रोबेबिलिटी किन किन चीज़ों की है। तो जिसमें हमारा जो निकल के आया, कैंसर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस इन द डेमोग्राफिक, और वो ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन क्रिएट करता है इवन कंपेयर टू हार्ट अटैक। में क्या होता है कि नॉर्मल जो रिकवरी है 45 से 60 डेज के अंदर है। मतलब एक इंसान 60 दिन के बाद ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है एक्चुअल में। तो उसके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे भी कम है एक्चुअल में देखा जाए। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर में ये रिकवरी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी है। तो अगर आपके पास प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव लीजिए। अगर प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप चूज कीजिए कि कौन सी बीमारी है जो ज्यादा आपको, हो सकता है किसी का जेनेटिक इश्यू हो। जैसे मान के चलिए कि मेरे फादर को हार्ट की हिस्ट्री रही है, या हमारे फैमिली में किसी चीज की भी हिस्ट्री रही है, तो वो ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल चीजें हो जाएगी देखा जाए राइट, तो आप राइट। कोशिश कीजिए तो उनको आपके पहले पास कवर ये करें दोनों ऑप्शन बाद में। रहता है कि या तो आप एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए लीजिए या फिर एक ओवरऑल लीजिए। वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि उसमें मल्टीपल बीमारियों के लिए आपको कवर मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच रवि जी, आज आपने वक्त निकाला, हमें समझाया कि ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कितना ज़रूरी कवर है और आप इसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच आज की बातचीत के लिए। फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। इसी के साथ हेलो मनी 9 में मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लूँगी, लेकिन हाँ, हम हेलो मनी 9 लेकर फिर हाजिर रहेंगे कल। और कल मेरा फोकस रहने वाला शाम को 4 बजे म्यूचुअल फंड पर। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं वो आप उन्हें हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो केवल म्यूचुअल फंड ही नहीं, स्टॉक हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई सवाल हो, बीमा से जुड़ा कोई सवाल हो, तो 9311211874 पर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी ठीक उसी के नीचे आप देख पा रहे हैं, money9query@tv9.com पर भेजिए। अपने सवाल को पूरे डिटेल में लिखकर भेजिए। अपना नाम, पता उसमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। और कल बुधवार को दिन में 1 बजे विपुल सिंह लेकर आएंगे स्टॉक्स हेलो मनी 9, और मैं शाम को 4 बजे लेकर आऊंगी म्यूचुअल फंड हेलो मनी 9। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी मदद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।